हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। इंसर्जेंट स्टेट्स और न्यू स्टेट्स की कैटेगरी में हम लोग अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर चुके हैं मराठास को, और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था सिख स्टेट को। आज के लेक्चर में हम कंबाइंडली बात करेंगे दो छोटे न्यू स्टेट्स या इंसर्जेंट स्टेट्स की कैटेगरीज के बारे में, विच विल बी जाट स्टेट एंड अफगान्स। तो बेसिकली अफगान कोई एक स्टेट नहीं थी। यहाँ पर जो हम नाम यूज़ करेंगे डैट विल बी रोहिलखंड। जो रोहिलखंड वाला जो एरिया था, वहाँ पर आपको पता है कि इंडिया के अंदर अफगान्स जो थे उन्होंने अपना डेरा जमा रखा था। तो एक्चुअली ये जो स्टेट अगर आप इसको नाम देना चाहते हो तो इट शुड बी रोहिलखंड। और वहाँ पर जो अफगान्स थे इंडिया वाले, वो वहाँ पर तैनात थे, वो वहाँ पर रह रहे थे। और इन्होंने कैसे बगावत करने की कोशिश करी मुग़ल एम्पायर से अलग होने के लिए, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझते हैं। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जाट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू रोहिलखंड, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अफगान्स, हमें कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अपना इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करना होता है। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेक्स्ट में मिलेगी उतनी इनफ होती है, क्योंकि इसके ऊपर वैसे भी कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए हमें करना तो पड़ेगा ही। तो हम बात करते हैं जाटों के बारे में। जो जाट्स जो थे, सबसे पहले तो आप उनका रीजन आइडेंटिफाई करो कि वो कहाँ रहते थे। ये बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट थे। यानी कि याद रखना, जाट मूवमेंट जो थी मुगल एम्पायर से अलग होने के लिए, इट बिगैन एज अ पीजेंट मूवमेंट। ये एक पीजेंट मूवमेंट थी जो कि छोटे और कुछ मजले किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो थे, वो बहुत नाखुश थे मुग़ल अथॉरिटी से, मुग़ल सुप्रीमेसी से। उनकी लीडरशिप से वो खफा थे कि उनका ये कहना था कि हमारा शोषण करा जाता है, ज़बरदस्ती के एग्रीकल्चर टैक्सेस हम पर इम्पोज करे जाते हैं। जो मुग़ल एम्पायर के अंतर्गत बड़े सारे ऑफिसर जो काम करते हैं, वो अपने रेवेन्यूज़ को, अपनी राजकोषी को, अपनी तिजोरियों को भरने के लिए बड़े लोगों से टैक्स मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन हमारा शोषण ज़रूर करते हैं। हमारी खेती बाड़ी पे उनकी पूरी पूरी नज़र रहती है और हमें बख्शा नहीं जाता है। भले ही चाहे हमारी पुश्तैनी ज़मीन हो जिस पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, भले ही हमारे पास इस खेती बाड़ी के अलावा कोई और घर या कोई और ज़मीन जायदाद हो या ना हो, लेकिन एग्रीकल्चर पे पूरी की पूरी निगाह रहती है मुग़ल साम्राज्य की और मुग़ल सम्राटों की। ये इस चीज़ से नाखुश थे। लेकिन स्टार्टिंग भले ये जो जाट स्टेट की होती है इन द फॉर्म ऑफ पीजेंट मूवमेंट, बट इट कुड नॉट सर्वाइव एज अ पीजेंट मूवमेंट्स इन द लॉन्ग रन। ये पीजेंट मूवमेंट की तरह, छोटे और मजले किसानों की आवाज़ की तरह, जाटों की ये जो आवाज़ें थीं अलग होने की, जो उनका बगावत का जो एक नेचर था, विच वॉज मोर और लेस जस्टिफाइड ऑल्सो, कि अगर ये यहाँ पर ये बगावत कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मुगल एम्पायर के वीक होने का, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे ना कि इंसर्जेंट स्टेट्स और न्यू स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो कि ताक लगाए बैठी हुई थी कि मुगल सॉवरेनिटी, मुगल अथॉरिटी, मुगल सम्राट और साम्राज्य कब डिक्लाइन हो उनकी पावर आफ्टर औरंगजेब, ये हमें देखने को मिलता है। और वो कैसे बगावत कर दे और मुगल साम्राज्य से अलग हो जाए। जाटों के केस में आपको ये वाली चीज़ देखने को मिलती है कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। छोटे छोटे पीजेंट मूवमेंट्स और रिवोल्ट्स हमें अर्स्टवाइल जो मुगल एम्परर्स थे उनके कार्यकाल में भी देखने को मिलती थी, फिर चाहे वो पावरफुल अर्ली मुगल एम्परर्स हो या फिर वीक लेटर मुगल एम्परर्स हो। लेकिन पीजेंट मूवमेंट के तौर पर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, शुरुआत तो हो जाती है। द जाट कम्युनिटी, द जाट स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स, बट वो पीजेंट मूवमेंट्स की तरह सक्सेसफुल नहीं रह पाई, उनका कॉन्टिन्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि आगे चलकर जो हावी हो गए इस मूवमेंट को लेकर,
और अपने फ़ायदे के लिए, वो हो गए ज़मींदार। तो ये पीजेंट मूवमेंट से कन्वर्ट होते हुए जाट स्टेट की जो वॉइस थी, इट बिकेम द वॉइस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स फॉर देयर ओन एडवांटेज। तो इन्होंने जो अलग होने की कोशिश करी भी, ये ज़्यादा टाइम तक अलग होकर रह नहीं पाए, इनको भी बहुत आसानी से निश्चित नाबूद कर दिया गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसके ऊपर आपको कोई बहुत ज़्यादा खास कंटेंट देखने को नहीं मिलता, बस इतना सही कंटेंट है जाटों के बारे में। तो इनका सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम जानते हैं कि ये कहाँ ऑपरेट करते थे। ये उस ज़माने के अंदर ये जो जाट थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका बगावत का एक तरीके से नेचर था और वो जस्टिफाइड भी था क्योंकि वो परेशान हो जाते थे। एंड ये जो एग्रीकल्चर कास्ट थे, ये दिल्ली के इर्द गिर्द रहते थे। इसके अलावा यूपी के अंदर ये आपको आगरा के अंदर देखने को मिलते थे और मथुरा के अंदर देखने को मिलते थे। अब जाट रिवोल्ट्स की अगर हम लोग बात करें, इनके बगावत की अगर हम लोग बात करें, तो ये शुरुआत होती है इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी से। क्या हुआ था उस टाइम पर? जाट पीजेंट्स जो कि मथुरा के इर्द गिर्द रह रहे थे, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा अंडर द लीडरशिप ऑफ जाट जमींदार, क्योंकि छोटे और मझले किसान हमेशा से अपने आप को लाचारा बेचारा पावरलेस फील करते थे। सो दे टुक द हेल्प ऑफ जाट जमींदार। ठीक है। और ये सिलसिला जो हमें देखने को मिलता है वो 1669 में तो एक देखने को मिलता है, ठीक है, और एक 1688 में देखने को मिलता है। अब इन रिवोल्ट्स की वजह से हुआ क्या, जो मुगल साम्राज्य की जो स्टेबिलिटी थी स्पेशली अराउंड इट्स कोर एरिया, और वो कोर एरिया को हम लोग बोल सकते हैं दिल्ली के आसपास का एरिया और उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा और मथुरा का एरिया, वहाँ पर उनकी जो स्टेबिलिटी थी मुगल साम्राज्य की, वो डगमगाने लगी। बिकॉज आप सोचकर देखो, किसी एक जगह पर किसी भी एम्पायर को टिके रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड। क्योंकि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि जिस भी एरिया के अंदर खेती बाड़ी करी जा रही है, वो एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एम्पायर को टिके रहने के लिए। बिकॉज अगर खाना ही नहीं होगा तो फिर एक तो जो जनता है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उनके लिए तो कुछ अवेलेबल होगा ही नहीं। इसके साथ ही जो किसी भी एम्पायर के साथ जुड़ी हुई जो फोर्सेस होती हैं, जो कि आप कह सकते हो कि किंग और उसकी जो फोर्सेस हैं, उनकी भी स्टेबिलिटी या उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी खतरा आ जाएगा बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और जब एग्रीकल्चर रिवोल्ट होते हैं तो फिर एक चीज़ और देखने को हमें मिलती है किसी भी जगह में, पुराने ज़माने के इतिहास से ये चीज़ जुड़ी हुई है, फूड इन्फ्लेशन। और फूड इन्फ्लेशन का खामियाजा सिविलियन पॉपुलेशन को भुगतना पड़ता है। तो प्रजा नाखुश रहेगी, वो कंप्लेन करेगी राजा से, ठीक है। और राजा जो है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से डील करने की कोशिश करेगा किसानों को, तो किसान के पास तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं या तो अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर, इस तरीके के लैंड को छोड़कर वो कम्प्लीटली चले ही जाएंगे उस एरिया से। अब एग्रीकल्चर के फील्ड में ना एक चीज़ दोस्तों देखी जाती है कि व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप किसानों के सामने बंदूकें, तोपे, गोला बारूद का इस्तेमाल कर भी लो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको मिटा तो दोगे, आप उनको निश्चय नाबूद तो कर दोगे। किसान या तो आत्महत्या कर लेगा या एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर चला जाएगा। बट उसी एग्रीकल्चर लैंड पर कोई और खेती बाड़ी कर सके, इसका फिर एक ऑल्टरनेटिव लेकर आना काफ़ी ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। एक बहुत चुनौतीपूर्वक एक टास्क हो जाता है फिर ये, कि अगर मान लो कोई भी एक मुगल सम्राट है, कोई भी एक राजा है कहीं का भी, किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, आप इमेजिन करके देखो, उसके किंगडम के अंदर, उसके एम्पायर के अंदर एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो पुअर पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं और वो खेती बाड़ी को छोड़कर चले जाए या आत्महत्या कर ले। अब एग्रीकल्चर लैंड तो चलो आपको मिल गया, राजा ने पूरा छीन लिया, राजा की फोर्सेस ने, जो इनके सूबेदार जो हैं, जो इनके गवर्नर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नर्स, उन्होंने चलो पूरा एग्रीकल्चर लैंड खींच लिया अपने पास। लेकिन अब इस पर खेती बाड़ी करेगा तो कौन करेगा? चलो मान लो कि ज़मींदार की मिली भगत है,
राजा के साथ और उसकी फोर्सेस के साथ, और छोटे और मझले किसानों का शोषण हो रहा है, तो खेती बाड़ी तो ज़मींदार भी नहीं कर सकते हैं। इतना टाइम किसके पास होता है? बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो डिमांड करता है बहुत ज़्यादा पेशेंस, और उसके साथ ही एक केयर टेकिंग स्किल्स भी जुड़ी होती है खेती बाड़ी वाले लैंड के साथ। जहाँ पर खेती बाड़ी हो रही होती है ज़मीन के साथ केयर टेकिंग स्किल्स भी जुड़ी होती हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि इससे इन रिवोल्ट्स की वजह से मुग़ल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी वो हिलने लगी थी, डगमगाने लगी थी, उसको झटका लगा था। जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड उस ज़माने में हुआ करते थे दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास। तो ये स्टेबिलिटी को शुक करने वाली जो बात है कि उसकी स्टेबिलिटी डगमगाने लगी थी, एक शेकिंग टेंडेंसी पैदा हो गई थी मुग़ल साम्राज्य के अंदर, वो इसी बात से हो गई थी कि अगर ये किसान खेती बाड़ी वाले एरिया को छोड़कर जाने लगे या इन्होंने आत्महत्या करने का सोचा, और एक रिवोल्ट को देखते हुए बाकी रिवोल्ट्स को इंस्पिरेशन अगर मिली या उससे और रिवोल्ट्स पैदा हुई, अपराइजिंग्स अगर पैदा हुई, तो फिर खेती बाड़ी का होगा क्या? और खेती बाड़ी एक बार अगर ध्वस्त हुई तो फूड इन्फ्लेशन आएगी, जिसका खामियाजा प्रजा को भुगतना पड़ेगा, सिविलियन पॉपुलेशन को भुगतना पड़ेगा। फिर सिविलियन पॉपुलेशन बगावत पर उतरेगी, जिसका खामियाजा जो है वो राज्य की तिजोरियों पर पड़ेगा, ठीक है, राजकोषी पर पड़ेगा, जिसकी वजह से किंग, उसके एम्पायर और उसकी फोर्सेस की जो सैलरी वगैरह वो जो देता है उसकी टेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा वीक होगी। तो एक चीज़ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, इसकी वजह से झटका लगता है मुग़ल साम्राज्य को। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जाट रिवोल्ट जो है इट बिगेन एज अ पीजेंट मूवमेंट। ये सिर्फ एक पीजेंट अपराइजिंग के फॉर्म में शुरू हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जो कंप्लेंट जो थी मुग़ल सम्राट से, सम्राट से, और यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स वगैरह जो काम करते थे, तो वो छोटे और मझले किसानों को ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी कि मुग़ल एम्परर कुछ नहीं कर रहा है, मुग़ल एम्पायर कुछ नहीं कर रहा है हमारी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इट बिगेन एज अ पीजेंट अपराइजिंग। बाद में इट बिकेम अ प्रीडेटरी मूवमेंट। अब दोस्तों ये जो वर्ड है आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इट बिगेन एज अ पीजेंट मूवमेंट, लेकिन बाद में ज़मींदारों ने और फ्यूडल लॉर्ड्स ने बेसिकली कमान संभाल ली थी जाटों की तरफ से रिवोल्ट करने की, बगावत करने की। शुरू में तो जो वॉइस थी ये तो एक तरीके का कंसर्न था जो कि छोटे और मझले किसान मुग़ल सम्राट और मुग़ल साम्राज्य वालों से दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रीडेटरी, इसका क्या मतलब होता है? प्रेडेटरी वर्ड का दोस्तों ये मतलब होता है जब आप किसी एक वीकर पर्सन को यूज़ करते हो, ठीक है। किस लिए आप उसको यूज़ करते हो? जब आप एक वीकर पर्सन को यूज़ करते हो अपने खुद के फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए, अपने खुद के फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए, उसको हम कहते हैं प्रेडेटरी। तो यहाँ पर ज़मींदारों ने इसकी कमान संभाल ली जाटों की तरफ से, जो ये रिवोल्ट्स और ये जो बगावत हो रही थी, ठीक है। मुग़ल एम्पायर को जो कंसर्न रेज करा जा रहा था, इनिशियली इट वाज द वॉइस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, पुअर पीजेंट्स, लेकिन बाद में इट बिकेम अ प्रेडेटरी मूवमेंट। और प्रेडेटरी वर्ड का जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी कमज़ोर व्यक्ति का इस्तेमाल करते हो अपने खुद के फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए। तो फिर जाटों की साइड से जो कंसर्न रेस करा जाने लगा वो ज़मींदारों के द्वारा करा जाने लगा, फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा करा जाने लगा। दे एंगेज इन वाइड स्प्रेड प्लंडर, लूटपाट में ये जो ज़मींदार जो थे, नॉट पीजेंट्स, याद रखना ये जो लूटपाट वाली बात हो रही है, प्लंडरिंग वाली बात हो रही है, इट वॉज अ साइन, ठीक है, इट वॉज अ कैरेक्टर ऑफ ज़मींदार्स, नॉट पुअर पीजेंट्स। तो दे एंगेज इन वाइड स्प्रेड प्लंडरिंग, और ये चाहे कोई वेल्दी हो किसान या फिर कोई इम्पोवरिस्ड हो, ऐसे जागीरदारों को ये लोग टारगेट करते थे, ऐसे छोटे और मझले किसानों को, पुअर पीजेंट्स को ये लोग टारगेट करते थे। फिर चाहे वो हिंदू हो, फिर चाहे वो मुसलमान हो, ये किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जाटों का शुरू में जो कंसर्न है, ये शुरुआत इसकी होती है
कि इनका कंसर्न है टुवर्ड्स मुग़ल एम्परर एंड मुग़ल एम्पायर कि सर जी आप जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाते हो और आप हम पर रहम नहीं करते हो। आपके ऑफिसर्स ये कहते हैं कि क्रॉपिंग सीज़न ख़राब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कीड़े लग गए हो, फसल बर्बाद हो गई हो, हमें कुछ नहीं लेना देना, तुमने बड़े ज़मींदारों से कितना कर्जा वगैरह ले रखा है। हमारा शोषण होता है एक तरीके से, मानसिक रूप से तो बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है, जिसकी वजह से या तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड को कम्प्लीटली छोड़कर जाने का या तो आत्महत्या करने का। पीजेंट्स को शुरू में एक उम्मीद दिखाई गई थी ज़मींदारों के द्वारा कि हम तुम्हारी रिवोल्ट को बेसिकली आगे चलाएंगे और हम तुम्हारी तरफ से कंसर्न रेज करेंगे। तो पीजेंट्स ने शुरू में तो खुद एफर्ट मारा, लेकिन पीजेंट्स वर पावरलेस, दे वर वेरी वीक। तो उन्होंने ज़मींदार की बात मान ली, लेकिन बाद में यही ज़मींदार इतने हरामजादे निकले कि जिन पीजेंट्स को अपनी छत्र छाया के अंदर एक उम्मीद दिखा रहे थे, एक उनके जहन में एक रोशनी जगा रहे थे कि हम तुम्हारी वॉइस को रेज़ करेंगे, बाद में यही ज़मींदार जो हैं जब इनको ये रियलाइज़ हुआ कि पीजेंट्स वगैरह अब खेतीबाड़ी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब उन्होंने ठान लिया या तो आर की लड़ाई या पार की लड़ाई, या तो कम्प्लीटली खेतीबाड़ी को छोड़ देना या आत्महत्या कर लेना या फिर उनका कंसर्न जो है वो रेज़ करा जाए। तो ये ज़मींदार से ये भूल गए कि ये मूवमेंट वॉज ऑल अबाउट रेजिंग कंसर्न टू द मुग़ल अथॉरिटी, और ये खुद लूटपाट में लग गए। फिर चाहे कोई जागीरदार अमीर होता था या जिसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी, उसको टारगेट करा जाता था। सिमिलरली कुछ जो पीजेंट्स थे, गिने चुने जो वेल ऑफ थे, उनको तो टारगेट करा ही जाता था, लेकिन बेचारे जो ऑलरेडी पीरियड थे उनको भी छोड़ा नहीं जाता था, बख्शा नहीं जाता था। जो ऑलरेडी किसान, छोटे और मझले किसान, इतने ज़्यादा शोषण के बाद जो एक तरीके से विक्टिम्स थे, जिनके पास कोई खुद की ज़मीन भी नहीं थी, जिनसे बेगार कराया जाता था, फोर्स लेबर, उनको बदले में कोई सैलरी भी नहीं मिलती थी, उन पीड़ितों को, उन पीड़ित छोटे मझले किसानों को ये फोर्स करा जाता था कि तुम्हें हमें रेवेन्यू देना है, अब तुम्हें ये रेवेन्यू हमें भी देना है। तो ज़मींदारों का रवैया जो था वो कुछ इस प्रकार से बदलने लगा। तो इनको ये फील हुआ, छोटे पीजेंट्स को, कि इससे बढ़िया तो फिर मुग़ल अथॉरिटी एंड मुग़ल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़मींदार तो हमारे साथ ही मिलकर हमें ही लूट रहे हैं। एक्चुअली बात ये थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जाटों के केस में क्या हुआ कि सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से पलट गई। पीजेंट मूवमेंट से स्टार्ट होते हुए इट बिकेम अ जमींदारी मूवमेंट एंड फ्यूडल लॉर्ड्स की मूवमेंट। तो जो कंसर्न था, रियल कंसर्न, जो लोग सच में इम्पोवरिश थे, वो तो पुअर पीजेंट्स थे। ज़मींदार तो शुरू से वेल ऑफ रहे हैं, उनको हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती थी मुग़ल ऑफिसर्स के साथ, मुग़ल साम्राज्य और सम्राटों के साथ, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो पीड़ित थे वो तो पुअर पीजेंट्स ही थे, वो तो पुअर फार्मर्स ही थे। लेकिन उनका कंसर्न जो है इस जाट मूवमेंट के अंदर कम्प्लीटली खो ही गया, वो पर्पस ही खो गया, ये मूवमेंट ही किसी और डायरेक्शन के अंदर चली गई, क्योंकि ये किसी और के हाथ में चली गई, ठीक है। इसलिए जाटों के केस में इनका यहाँ पर रिवोल्ट करना या इसको ऐसा लिखना कि इट बिकेम अ न्यू स्टेट या इंसर्जेंट स्टेट, ये बात थोड़े टाइम तक तो अच्छी लगती है, लेकिन मुग़ल अथॉरिटी को ज़्यादा इनसे फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि सिर्फ खेतीबाड़ी के कंसर्न के अलावा, वैसे तो खेतीबाड़ी का कंसर्न है तो काफ़ी बड़ा ही, इसकी साइकिल मैंने अभी आपको समझाई है कि इससे क्या क्या हो सकता है अगर कोई भी एक किसान अपने हाथ पीछे खींच ले कि हमें खेतीबाड़ी नहीं करनी है। और ये किसी भी ज़माने के अंदर ये साइकिल जो है ये चल सकती है। आप खुद सोचो, भारत का किसान आज केंद्र सरकारों से, राज्य सरकारों से रूठ जाए और सारे किसान इस बगावत पे उतर आए कि हमें तो खेतीबाड़ी नहीं करनी है, फूड इन्फ्लेशन कहाँ पहुँचेगी, हमारे लिए खाना राशन वगैरह कितना महंगा हो जाएगा, हम फिर सरकार से कंप्लेन करेंगे और वो सरकार फिर आने वाले इलेक्शंस के अंदर डेफिनेटली गिरेगी ही गिरेगी। सिमिलरली उस टाइम पर राजा महाराजाओं को भी ये डर लगता था, ठीक है, उनको गिरने का डर नहीं लगता था, लेकिन बगावत का डर लगता था और खाने का डर लगता था, ठीक है। जो जाट्स जो थे, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल इंट्रिग्स एट दिल्ली कोर्ट, ठीक है, अपने खुद के एडवांटेज के लिए। और ये वाला जो काम था, ये छोटे जो किसान थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, पुअर पीजेंट्स, ये उनका तो नहीं हो सकता पुअर फार्मर्स का कि वो पॉलिटिकल इंट्रिग्स के अंदर, मुगल कोर्ट के अंदर बेसिकली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रीग्स वर्ड का मतलब बताता हूँ। ये इंट्रीग्स का मतलब सिंपल तरीके से तो पहले आप ऐसा समझ जाओ, इसको हम कहते हैं साजिश। साजिशें करना किसी के खिलाफ, ठीक है। और डिटेल में मैं आपको अगर इस वर्ड के बारे में बताऊं तो इस वर्ड का मतलब दोस्तों होता है, आप जब एक सीक्रेट तरीके से कुछ भी चीज़ प्लान करते हो या कोई भी एक ऐसा एक्शन लेते हो जहाँ पर आपका जो स्वार्थ होता है वो जुड़ा होता है फॉर गेनिंग पावर या फेवर या किसी भी एक तरीके का पॉलिटिकल एडवांटेज। तो उस चीज़ को पाने के लिए इंसान यूज़ करता है बड़ी सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स लाइक किसी को फ्लैटर करना, चापलूसी करना, उसकी रिश्वत देना, ब्राइबरी देना, ठीक है, और अपना एक ऐसा व्यवहार दिखाना जो कि अपॉर्चुनिस्टिक हो, एक ऐसा बिहेवियर हो जो कि अपॉर्चुनिस्टिक हो कि यार मौका मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस चीज़ को। तो बेसिकली आप इसको साजिश ऐसी समझ सकते हो कि यू आर जस्ट प्लेइंग विथ पॉलिटिक्स अपने खुद के फेवर के लिए, एडवांटेज के लिए या पावर को गेन करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रीग या फिर पॉलिटिकल इंट्रीग। तो ये दिल्ली के कोर्ट के अंदर, यानी कि दिल्ली के कोर्ट का यहाँ पर ये मतलब है, मुगल कोर्ट के अंदर ये जो जाट जो थे, और यहाँ पर जाटों की परिभाषा, अब ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर बदल गई है। यहाँ पर हम अब पुअर पीजेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज़मींदारों और फ्यूडल लॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल साजिशें जो कि चलती थी दिल्ली के कोर्ट में अंडर मुगल एम्पायर, एंड ये बार बार अलाइंसेस अपनी शिफ्ट करते रहते थे अपने खुद के एडवांटेज के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए। पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जब लेटर मुगल एम्परर्स का सिलसिला शुरू हुआ और जाट ज़मींदारों को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ लेटर मुगल एम्परर्स तो वैसे तो वीक हैं, तो अभी तक ये जो मुगल अथॉरिटी के अंतर्गत चुपचाप बैठे रहते थे, उनकी बात मानते रहते थे, उनसे बैठकर बातचीत करना पसंद करते थे, अब ये साफ तरीके से बगावत पर उतर आए। लेकिन लेटर मुगल एम्परर्स के अंदर कुछ कुछ ऐसा भी टाइम देखा गया कि सारे लेटर मुगल एम्परर्स इतने भी वीक नहीं थे। कुछ ने बेसिकली दोबारा से विद द हेल्प ऑफ देयर नोबल्स मुगल अथॉरिटी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी थी। तो जिस टाइम पर दोबारा से एक उम्मीद दिखती थी कि मुगल एम्पायर ऊपर जा रहा है, एम्परर थोड़ा सा सीरियस है, उसका जो नोबल है वो सीरियस है, तब ये जाकर दोबारा से फिर मुगल साम्राज्य और मुगल सम्राटों का साथ देने लग जाते थे। जब ये देखते थे वो फिर से वीक हो गए हैं, फिर से पार्टी चेंज कर लेते थे उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर एक खतरा पैदा करने के लिए, ठीक है। तो हम जाट स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका सिलसिला तब शुरू होता है जैसे ही मुगल पावर डिक्लाइन होती है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। जाट्स ने उस टाइम पर क्या करा, इन्होंने अपना एक ऑटोनॉमस जोन क्रिएट करने की कोशिश करी, एक ऑटोनॉमस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करी जो कि इन्हीं के कंट्रोल में हो, जहाँ पर ये डिसाइड कर सकें कि इनको अपने स्टेट को कैसे रूल करना है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ क्या होंगी, एग्रीकल्चर लैंड को गवर्न कैसे करना है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ वगैरह क्या होंगी। और बेसिकली इनका अब ये पूरा मन बन चुका था डैट अब ये टैक्स नहीं देना चाहते मुगल साम्राज्य को। तो यहाँ पर हमें दो फेमस जाट चीफ्टियंस का नाम जो है वो देखने को मिलता है इतिहास के पन्नों में, एक चुरामन जाट और एक बदन जाट, ठीक है। इन्होंने अपना एक सेपरेट जाट स्टेट इस्टेब्लिश करा था जिसको हम कहते हैं जाट स्टेट ऑफ भारतपुर, और इसकी अथॉरिटी में 4 चांद लगाए गए इस भरतपुर के जाट स्टेट के अंदर। इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में 4 चांद लगाने का जो काम करा गया था, इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ सूरजमल, जिसका रूल चला था इन द जाट स्टेट फ्रॉम 1756
टू 1763। सूरजमल एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था, सोल्जर था, ठीक है। उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड कर रखा था ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम गंगा इन द ईस्ट टू आगरा इन द वेस्ट, चंबल इन द साउथ एंड दिल्ली इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये इस टाइम पर 1756 से लेकर 1763 तक, जब लेटर मुगल एम्पायर्स की जो पावर है वो अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिन जो हुआ था जाट स्टेट के मूवमेंट का, वो एक पीजेंट रेबेलियन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जाट स्टेट रिमेन्ड फ्यूडल। क्यों कह रहे हैं हम इसको फ्यूडल? बिकॉज पावर रिमेन्ड इन दी हैंड्स ऑफ जमींदार्स। वही आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने लगे और रेवेन्यू पावर भी उन्हीं के पास थी। सूरजमल की डेथ के बाद 1763 में जाट स्टेट डिक्लाइन हो गई और उसके अंदर एक स्प्लिट आ गया, जहाँ पर छोटे छोटे, पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे जो ज़मींदार जो थे, वो फिर अपना गुजारा करने के लिए दोबारा से लूटपाट में घुस गए। और फिर आगे चलकर ये कंप्लीट तरीके से जाट स्टेट का ये जो पूरा का पूरा जो आइडिया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा संभाला गया था और ज़्यादा एनरिच करा गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सूरजमल। और शुरू में जो नींव रखी गई थी वो चुरामन और बदन के द्वारा रखी गई थी, हु वर जाट चिफ्टियंस। तो इन तीनों के डेथ के बाद, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ सूरजमल, ये पूरी की पूरी जो पावर है इनकी, ये डिक्लाइन हो गई, ठीक है। जाटों के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी विजन आईएएस की जो 3 बुक्स हैं, क्योंकि हमें ये पैरेलली लेकर चलनी होती हैं। तो इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम उससे जो वैल्यू एडिशन करेंगे, उसमें आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उससे मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि हमने जब तमिलनाडु की बुक्स पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बेसिक तरीके से, जब हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करा था फ्रॉम एनसीईआरटीज़ एंड तमिलनाडु बुक्स, तो मैंने आपको बताया था कि सूरज कुंड का जो मेला जो हरियाणा के अंदर लगता है आज भी, उसका भी लेना देना जाट स्टेट के साथ है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो सूरजमल के साथ जुड़ा होता है। तो वो हालांकि काम की बातें इतनी नहीं है, कोई एग्ज़ाम वगैरह पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड जब जान रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इन डेप्थ हमें पता ही होना चाहिए। तो वो वैल्यू एडिशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जैसे ही हम आएंगे इस बुक को करने के बाद विजन आईएएस की बुक से। थोड़ा सा ही वैल्यू एडिशन होता है हर एक टॉपिक का, एक एक दो पॉइंट भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आप आराम से अपनी A4 शीट्स में साइड में मार्जिन बनाकर उसको लिख सकते हो, या सिंपली एक स्टिकी नोट पर 1-2 पॉइंट लिखकर उस जगह पर जहाँ पर वो टॉपिक आपने कर रखा है वहाँ पर आप लगा सकते हो। या अगर आपके पास ये वाली बुक है हार्ड कॉपी की फॉर्मेट के अंदर और आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, तो किसी एक जगह पर ऐसा जो स्टिकी नोट होगा वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लगा कर कि पॉइंट 1 ये एक्स्ट्रा, पॉइंट 2 एक्स्ट्रा, जो कि इस बुक के अंदर गिवन नहीं है, ऐसे आप नोट मेकिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ जाट स्टेट का ये जो पूरा का पूरा आइडिया था, ये भी हमने कर लिया कि हाउ इट बिकेम अ न्यू स्टेट एंड द फ्यूडल स्टेट, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। न्यू स्टेट और इंसर्जेंट स्टेट की कैटेगरी में अगर हम आखिरी स्टेट की बात करें, इट वॉज रोहिलखंड एंड फरुखाबाद, ठीक है। और यहाँ पर हमें भारत के ये जो अफगान्स जो थे उनके बारे में पता लगता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रोहिलखंड के बारे में, राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे कि जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो जो रोहिलास जो चीफ थे, जिनका नाम था सरदार दाऊद खान, ठीक है, इनका एक गोद लिया हुआ बेटा था, अडॉप्टेड सन था, जिसका नाम था अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड किंगडम स्टैब्लिश करा 1721 में, ठीक है। और ये आपको एरिया बताया जा रहा है एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास बिटवीन गंगा इन द साउथ एंड कुमाऊं हिल्स इन द नॉर्थ। तो रोहिलखंड स्टेट जो है या जो किंगडम है वो स्टार्ट करा गया अली मोहम्मद खान के द्वारा, जो कि एक एडॉप्टेड बेटा था सरदार दाऊद खान का, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से रोहिल्ला चीफ्स की जो परंपरा है वो स्टार्ट होती है। रोहिल्लास की पावर जो है, जो कि अफगान्स थे एक तरीके से, उनकी पावर हमें एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट किंगडम के अंदर देखने को मिलती है, विच केम टू बी नोन एज रोहिलखंड किंगडम। रोहिल्लास जो थे
ये रोहिलखंड के जो इनहेबिटेंट्स है, ये वाली बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी और इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में एक चीज़ क्लियर करी थी कि ये वो अफगान्स थे जो कि बहुत पुराने समय पहले यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे भारत के अंदर रोहिलखंड रीजन में, ठीक है। इसलिए इनको रोहिलास कहा जाता था। अगर आप इनको अफगान्स ना कह के रोहिलास कहो तो वो चीज़ हमें ये दर्शाती है कि दोज अफगान्स विच गॉट सेटल्ड इन इंडिया इन दिस रोहिलखंड रीजन, ठीक है, और अब वो इंडिया के ही पार्ट हैं, यहीं पर रह रहे हैं, शादी वादी कर कर, बच्चे पैदा कर कर और घर परिवार वगैरह अपना यहीं से चला रहे हैं हिंदुस्तान की धरती से। देर नेवर रिटर्न बैक टू अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो वापस वहाँ पर कभी भी नहीं गए, ठीक है। तो रोहिलास जो हैं, जो कि इनहेबिटेंट्स थे रोहिलखंड के, वो अक्सर क्लैश करते रहते थे दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे किंगडम्स के साथ, लाइक जाट किंगडम, अवध रूलर्स, मराठास एज वेल एज ब्रिटिशर्स। रोहिलखंड का जो किंगडम था वो एग्जिस्ट कर पाया सिर्फ 1774 तक, जब अवध ने उसको डिफीट कर दिया। 1774 में उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट इस एरिया में आता है तो ब्रिटिशर्स ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर फर्रुखाबाद की, तो यहाँ पर हमें एक अफगान देखने को मिलता है जिसका नाम था मोहम्मद खान बंगश। मोहम्मद खान बंगश जो था वो एक अफगान था जिसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करा था दिल्ली के ईस्टर्न साइड पर अराउंड फर्रुखाबाद इन 1714, और इसका जो पावर और इन्फ्लुएंस था इसकी डेथ के बाद वो भी निश्चय नाबूद हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो रोहिलास ने बेसिकली बस आप इनका, अगर आप ये कहोगे कि सर इस टॉपिक में देखने को मिले क्या, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपको याद रखना है कि शुरू में इनके क्लैशेस होते रहे जाटों के साथ, अवध रूलर्स के साथ, मराठास और ब्रिटिशर्स के साथ, और आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने जो रोहिलखंड का जो किंगडम था उसको एक प्रिंसली स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, रियासत के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, रियासत ऑफ रामपुर, ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर। और फर्रुखाबाद की कहानी ये थी कि यहाँ पर एक जो रूलर इसको संभाल रहा था फर्रुखाबाद के एरिया को, ठीक है, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, ही वॉज मोहम्मद खान बंगश, ठीक है, ये अफगान था। इसने भी बेसिकली रिवोल्ट करा था, ठीक है, और चैलेंज करने की कोशिश करी थी बड़े सारे रूलर्स को एज वेल एज मुगल अथॉरिटीज़ को, लेकिन आगे चलकर इसकी डेथ के बाद ये रीजन भी डिक्लाइन, या इसका किंगडम भी यहाँ पर जाकर डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा पूरा टॉपिक था जिसका कंटेंट हमने काफ़ी देर लगाकर डिस्कस करा और काफ़ी सारी क्लासेस हमें इसके लिए करनी पड़ी, विच वॉज न्यू स्टेट्स, जिनको हम इंसर्जेंट स्टेट्स भी कहते हैं, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बस हमारा रह गया डिस्कशन के लिए, डैट इज़ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कैटेगरी में हम जानेंगे केरला स्टेट को, राजपूत स्टेट को विच सेंटर्ड अराउंड राजस्थान, केरला तो आप जानते ही हो, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मैसूर, जिसके अंदर हम कहानी समझेंगे हैदर अली की और उसके बेटे टीपू सुल्तान की, और इसी के साथ कैसे मैसूर किंगडम वाले साथ देते थे नॉट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और कैसे मैसूर जो है उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ पाकर या उनका साथ देकर नाराज़ कर दिया था, खफा कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को तो हराया ही था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसी के साथ मैसूर किंगडम जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ टीपू सुल्तान, उसको भी कैसे बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम के अंदर, ठीक है, फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर होती है उसके बाद मैसूर का खात्मा करा गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी कहानियों को हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।